हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। हर दिन के तरह आज फिर से हम लोग जेपीएससी जैट पेपर 2 इतिहास के क्लासेस में इंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग मुगल काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, बात करें हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल 2 चरणों में है, उन दोनों फेजेज को देखेंगे। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है यह एक ऐसा शासक था जो जीवन भर लुढ़कते रहा, है ना, इधर से उधर। ठीक है, इंडिया में, फिर सिंध गया, ईरान गया, यानी कभी भी स्थिर नहीं रहा। जीवन भर लुढ़कते लुढ़कते रहने वाला शासक था और अंत में लुढ़क कर ही मर गया, सीढ़ी से गिरकर लुढ़कते हुए ही मर गया। जी हाँ, आज हुमायूं के बारे में A to Z जानेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपका जो लेवल होगा बिल्कुल JRF लेवल का पढ़ाई होगा। बिल्कुल आप JRF क्रैक करेंगे, उस लेवल की पढ़ाई होगी। और साथियों, इसके बारे में जान लीजिए, ऐसा शासक जिसके लाश को 17 दिन तक छुपा कर रखा गया। मरने के बाद इसे तुरंत दफनाया नहीं गया, बल्कि 17 दिन इसकी मौत की खबर को छुपा कर रखा गया कि नहीं। अब उसके बदले डुप्लीकेट शासक, डमी शासक का यूज किया गया झरोखा दर्शन के लिए। आज उस शासक के बारे में जानेंगे साथियों, हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। और आपको पता है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, और बाबर का जीवन काल जो है ना, हमेशा युद्ध में ही व्यतीत हुआ। इसके कारण वह एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ साम्राज्य देने में असफल रहे थे, है ना। हालांकि उसने मुगल समाज की स्थापना जरूर कर दी थी, लेकिन उसको एक अच्छा बेस नहीं मिला था। ठीक है, तो हुमायूं भी उसमें असफल रहा। और बाद में देखेंगे हुमायूं के बाद अकबर बना। अकबर ने जो मुगल समाज बनाया, स्थापित किया, वो काफी लंबा समय तक चला और उसके बाद कर सकते वो मुगल साम्राज्य का असली स्थापना था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इंटर करते हैं क्लासेस में। इसके साथ ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप जेपीएससी जैट के मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। कहां पर? हमारे ऐप पर। हमारा ऐप जिसका नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप आराम से 500 MCQ सॉल्व कीजिए। 500 MCQ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 500 MCQ मिलने वाला है। ठीक है, और इसी में से एग्जाम्स में भी आएगा जो मोस्ट रिपीटेड MCQ हमने उसको शामिल किया है। बिल्कुल जेट के एग्जाम पैटर्न के अनुसार, नवीनतम सिलेबस के अनुसार ये चीजें तैयार की गई है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर आपने कुछ भी तैयारी अब तक नहीं करी है तो भी आप इस मॉक टेस्ट को बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप इसके माध्यम से भी जेट क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको तो ज्वाइन करना ही चाहिए, ताकि आपको अपना लेवल का अंदाजा मिल सके आपकी तैयारी किस प्रकार है। ठीक है, तो ये तो रही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप जहां देखना चाहें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार दिखेगा। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इस प्रकार स्टोर सेक्शन पे जाना है। डाउनलोड के बाद आपको ये वाला स्टोर सेक्शन पे जाना है। पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर स्टोर पे जाइए और सबसे शुरू में देखिए जेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज है, इसी को आपको क्लिक करना है और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, फिर से हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा आज क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो जी हाँ, आज के क्लासेस में हुमायूं से जुड़ा हुआ हमारा सेशन रहेगा। हुमायूं से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा इसके बाद कहीं से भी आपसे अब नहीं छूटने वाला है। चलिए, तो क्लासेस में हम लोग इंटर करते हैं। आज हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं का देखिए जीवन जो है ना, वो अलग अलग, उसके कार्यकाल को अलग अलग चरणों में देखेंगे। जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के बाद ये शासक बने। सबसे बड़े पुत्र थे बाबर के, टोटल 5 पुत्र थे। ठीक है, इसमें से ये सबसे बड़े थे। वैसे देखा जाए तो 4 ही पुत्र थे, लेकिन मिर्जा सुलेमान को भी वो अपने पुत्र के बराबर ही मानते थे। जो उसके कह सकते हैं उसके भाई के पुत्र थे, यानी बाबर का भतीजा था और हुमायूं का चचेरा भाई था। अगर इसको छोड़ दें तो ये लोग 4 भाई थे। बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। तो बाबर की मृत्यु के बाद ये शासक बने। ठीक है, और बड़ा ही उदार प्रवृत्ति का शासक था बाबर, सॉरी हुमायूं उदार प्रवृत्ति का था।
और इसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार वो कितना बार धोखा खाए अपने दयालु स्वभाव के कारण, अपने उदार स्वभाव के कारण। इस धोखा ने उसे और मजबूत बनाया और बाद में हालांकि वो सफल रहे, लेकिन कहते हैं नीति को कुछ वैसी और ही मंजूर था। उसे सत्ता तो पुनः वापस मिल गई, लेकिन वो ज्यादा उसका उपभोग नहीं कर पाया। उसका उपभोग किसने किया? उसके पुत्र अकबर ने। तो चलिए हुमायूं के बारे में जानते हैं। इसका आरंभिक जीवन यानी इसका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। ये वह समय है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी, जब बाबर के संघर्ष का समय था, जब बाबर भाग रहा था यहां से वहां तक। उसी समय बाबर का पुत्र के रूप में हुमायूं का जन्म होता है काबुल में। अब काबुल कहाँ भाई? अफगानिस्तान में। यानी इसका जन्म स्थान कहाँ हो गया? अफगानिस्तान, काबुल। जन्म तिथि हो गया 6 मार्च 1508। इसके बाद इसकी माता का नाम था माहम बेगम और पिता का नाम तो जाने नहीं, बाबर था। राज्याभिषेक इसका कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 को, जब बाबर की मृत्यु हुई। सेम डेट में इसकी मृत्यु हुई और उसी दिन इसे शासक घोषित कर दिया गया है। कहां पर हुआ राज्याभिषेक? आगरा में। जो भी चीजें है ना, एक ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछा सकता है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था, ये भी पूछ जाएगा। अभी जब ये शासक बने ना, जब ये शासक बने, इसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, ठीक है। जब ये शासक बने, आपको पता है कि बाबर हमेशा जीवन में क्या हुआ? लड़ते झगड़ते रहा। वह साम्राज्य को स्थापित करने में ही लगा रहा है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं, लड़ाई अगर आप लड़ेंगे तो क्या होगा? खजाना आपका खाली हो जाएगा। यानी पिता से इसके वसीयत के रूप में क्या मिला था? एक खाली खजाना। साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो खोखला था। कैसे? खजाना खाली था और संगठित साम्राज्य, कोई प्रशासनिक व्यवस्था वो बाबर सेटअप नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसीलिए इसने अपने पिता से जो इसको वसीयत मिला था, है ना, साम्राज्य को, और कहा था अपने भाइयों का ख्याल रखना, तो उसी के तहत इसने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाइयों को बांट दिया। और कहा जाता है यह इसकी एक बहुत बड़ी सामरिक भूल थी, इसके कारण यह मजबूत नहीं बन पाया, ठीक है। मान लीजिए इसने कहां ले लिया? दिल्ली के आसपास का इलाका ले लिया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अपना भाई कामरान को। अस्करी को संभल दे दिया। हिंदाल इसका जो भाई था उसको अलवर और मेवाड़ दे दिया। इतना तो छोड़िए, इसका जो चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान, उसको भी बदख्शां का क्षेत्र दे दिया। यानी आपस में इसने बंटवारा कर लिया और यही इसकी पहली भूल मानी जाती है, ठीक है। आप देखते हैं राजतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर सत्ता के लिए संघर्ष चलता है, वहां यह बांटे फिर रहा था, ठीक है। यानी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसको जिस प्रकार पिता से वसीयत मिला था, इसने बिल्कुल कोई उसमें कर सकते कोई ज्यादा लालच ना दिखाते हुए सीधे उसको बांट दिया अपने भाइयों के बीच। इसका जब शासक बना तो इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। अपने कह सकते हैं जो विद्रोह कर रहे थे उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। और इसके शासनकाल का जो पहला फेज है ये 1530 से 40 है। दिस इज फर्स्ट फेज, ठीक है। सेकंड फेज के बारे में जानेंगे। बीच में इसे 15 वर्षों का निर्वासन मिला, यानी सत्ता से ये बेदखल रहे, भाग के रहे। 30 से 40 स्टार्टिंग में जो 10 साल रहा ये इसका पहला फेज है, और बाद में ये 15 साल यहां से इसे भागना पड़ा। फिर ये 1555 में आए, 40 में भागे और कब आए? 55 में आए थे, और 1 साल ही रहे, हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए इसका कौन कौन सा अभियान है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभियान हुमायूं का था कलिंजर अभियान। हुमायूं का पहला अभियान कौन सा था? कलिंजर। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव को अपने अधीन किया, रुद्रदेव ने इसकी अधीनता स्वीकार कर दी। ये क्वेश्चन बार बार आया है। हुमायूं ने कलिंजर अभियान कब किया था? तो 1531 में किस शासक के खिलाफ किया था? प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किया था, और यह हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था। दूसरा जो इसका सैन्य अभियान था वो होता दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ, और यह युद्ध गोमती नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। इसमें इसने अफगानों से युद्ध लड़ा था। गोमती नदी के तट पर दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ। यह युद्ध अफगान के खिलाफ था। अफगानों में से किसके खिलाफ? महमूद लोदी, है ना, महमूद लोदी के खिलाफ यह युद्ध था, ठीक है। क्लियर है। अगला है चुनार का प्रथम घेरा। अगला है इसने चुनार का घेरा। चुनार का जो किला है उसको इसके बाद इसने घेरा 1532 में, और इस चुनार के किले का संरक्षक था शेर खां, जो बाद में भारतीय इतिहास में शेरशाह या शेरशाह सूरी के नाम से फेमस है। इस किले का संरक्षक वही था। अब इसने क्या किया? किले का घेराबंदी किया, और इस प्रकार शेरशाह मजबूर हो गया, क्योंकि उसके पास
राशन पानी की भी कमी होगी। इस प्रकार घेराबंदी कर दिया। अंततः इसको शेरशाह को समझौता करना पड़ा, किसके? हुमायूं के शर्तों के अनुसार। लेकिन हुमायूं ने समझौता के बाद उसे छोड़ दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया या उसकी हत्या नहीं की। अगला है गुजरात अभियान। 1535-36 में गुजरात अभियान किया। यहाँ के शासक बहादुर शाह को हराया और मांडू और चंपानेर पर अधिकार किया। हुमायूं पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत की सीमाओं को छुआ। क्योंकि देखिए इसके पहले बाबर थे, बाबर दक्षिण भारत को सोचते भी नहीं थे, क्योंकि अपना साम्राज्य और स्थिर था, हमेशा वो युद्ध में व्यस्त रहते थे। और ये हुमायूं पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की सीमाओं को छुआ था। ठीक है। और गुजरात अभियान 1535-36 में किया। यानी इसके शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे और सभी युद्धों में आप देख रहे हैं हुमायूं विजयी हुआ था। यानी हुमायूं में योग्यता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे उसकी रणनीतिक भूल ने उसे कह सकते हैं जिंदगी में बहुत बड़ा कह सकते हैं झटका दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। इतना बड़ा साम्राज्य से उसे हाथ धोना पड़ा था अपने सिर्फ स्वभाव के कारण। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा इसने, शेरशाह सूरी या शेरशाह के साथ चौसा का युद्ध, और दूसरा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध जो लड़ा कब लड़ा? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा। किसके किसके वर्सेस? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी पराजित हुआ। ठीक है, पराजित हुआ, बुरी तरह पराजित हुआ। और युद्ध में कहा जाता है कि हुमायूं का वेश बनाकर निजाम नामक भिस्ती, एक निजाम नामक भिस्ती था, उसने वहां पर शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में, शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती जो है ना उससे मदद मांगा। उसने क्या किया? शेरशाह का रूप इसने बना दिया निजाम, और निजाम युद्ध में खड़ा रहा। सबको लगा कि यहाँ पर शेरशाह है, लेकिन शेरशाह बाद में भाग निकला वहां से, और युद्ध में जिसकी हत्या हो जाती थी उससे वो बच गया। यानी शेरशाह ने अपना जान यहाँ पर बचा लिया। शेरशाह क्या था? चतुर व्यक्ति था। ठीक है, एजेड था लेकिन दिमागी रूप से बड़ा ही चतुर था। उसने निजाम भिस्ती को वहां रख दिया, ठीक है, अपने जगह, और वह युद्ध से निकल गया चुपके से, अपना कह सकते भेष बदलकर निकल गया वो। और बाद में कहा जाता है जब वो शासक बनते हैं, इसी भिस्ती को, निजाम भिस्ती को 1 दिन के लिए उसने शासक बनाया, और इसी निजाम भिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसे चमड़े के सिक्के चलाए वो निजाम भिस्ती थे, जो 1 दिन का शासक था। जिस पर आप नायक मूवी देखते हैं ना, 1 दिन का सीएम, उसी तरह 1 दिन का दिल्ली का बादशाह बना चाहिए। अगला युद्ध फिर कन्नौज या बिलग्राम में होता है, इसको 2 नाम से जानते हैं। और यह युद्ध हुआ 17 मई 1540 को, जस्ट 1 साल के बाद। और यहां पर और ज्यादा शक्तिशाली होकर शेरशाह आया, और इस युद्ध में उसने हुमायूं को पराजित कर दिया। यानी इसके पहले वाले युद्ध में हारा, लेकिन जस्ट इसके बाद आया और हुमायूं को पराजित कर दिया, और अंततः हुमायूं को यहाँ पर दिल्ली छोड़ना पड़ा, और इस प्रकार सूर वंश का यहाँ पर कब्जा हो गया। यानी 1540 के बाद, जो यहाँ पर 1540 से 1555 का काल है, 1540 से 1555 दिल्ली में मुगल सत्ता खत्म हो गया। ठीक है, मुगल सत्ता का अंत हो गया दिल्ली में, और यहाँ पर सूरवंश का स्थापना हो गया, जिसके संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का शासन दिल्ली में स्टार्ट हो गया और हुमायूं भाग गए। यानी हुमायूं का निर्वासन काल जो था 1540 से 55 था, ये इसका निर्वासन काल भी अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। यह इसके संघर्ष और धैर्य की पराकाष्ठा है। जी हाँ, इसका जो निर्वासन काल आप 15 साल देखिएगा तो लोग 15 सालों में टूट जाते हैं, लेकिन हुमायूं ने कभी भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, अपना धैर्य को बनाए रखा। इसीलिए इसको कहते हैं धैर्य और हिम्मत और संघर्ष का यह प्रकाष्ठा था। यहां हम इसके कार्यकाल को, विशेषकर निर्वासन का जो फेज है, उसको 3 स्तर में बांटकर देखेंगे। इसका निर्वासन का काल 3 स्तर में बांट कर देखेंगे। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। पहला, सिंध और राजपूताना में भटकाव रहा इसका। जैसे ही ये चौसा या बिलग्राम के युद्ध में हारे, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में जैसे ही हारे, ये कहां चले गए? सिंध और राजपूताना। सिंध और राजपूताना क्षेत्र में घूमने लगे। 3 साल तक यहाँ पर घूमे, 1540 से 43 तक। तो कन्नौज की हार के बाद हुमायूं पहले आगरा, फिर लाहौर, और जब उसके भाई कामरान ने मदद की बजाय बाधाएं उत्पन्न की तो हुमायूं सिंध की ओर मुड़ गया। समझ गया? पहले कहां गया? आगरा, फिर कहां गया? लाहौर। और जब उसका भाई भी, जिस कामरान को उसने एरिया
कह सकते दिया था बंटवारा में, उस कामरान ने इसके लिए मदद तो छोड़िए, इसको मरवाने तक का षड्यंत्र रचा ताकि गद्दी से प्राप्त हो जाए। इसलिए हुमायूं कहां चला गया? सिंध की ओर। सिंध में वहां के जो राजा थे, अमरकोट में इसने शरण लिया, और अमरकोट के राजा थे वीरसाल के यहाँ इसने शरण ली, और यहीं पर इसे दाम्पत्य जीवन से 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। इसके साथ ही हुमायूं ने इसी समय मारवाड़ को भी जीतने का प्रयास किया। हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव से सहायता मांगी। मालदेव सहायता के लिए तैयार भी था, लेकिन शेरशाह के डर और कूटनीति के कारण हुमायूं को वहां से निकलना पड़ा। यानी मारवाड़ से जो इसका अच्छा संबंध था, और वहां जब मदद मांगा कि वहां से इसको मदद नहीं मिला। तो पहला हो गया सिंध और राजपूताना के बाद इसने जो इसका निर्वासन का काल था, दूसरा था ईरान में बीता। क्योंकि जब इसने देखा कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है, तो इसने क्या किया? ईरान की ओर जाने का निर्णय लिया। और यह ईरान के शासक जो सफाविद सरबार था, वहां के शासक थे शाह तमस के दरबार में ये इसने शरण लिया, और इसको काफी मदद मिला यहाँ से। ठीक है, ये 1544 से 45 एक साल यहाँ पर रहे थे, लेकिन इसको ईरान से काफी मदद मिला, क्योंकि आपस में जो संधि हुई शाह तमस्प और हुमायूं में जो संधि हुई ना, उसने हुमायूं को मजबूत बना दिया। इस संधि के तहत क्या हुआ? हुमायूं, आपको पता है मुगल क्या थे? सुन्नी। मुसलमानों का दो वर्ग है, ठीक है, एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। तो जो यहाँ पे मुगल थे वो सुन्नी थे। तो ईरान में क्या है? शिया है। ईरान में क्या है? शिया। तो इसने इसको दो शर्त दिया कि हम आपका मदद करेंगे सैनिक से। किसने कहा? शाह तमस्प ने। लेकिन बदले में आपको शिया मत स्वीकार करना होगा। कंधार जीतने के बाद उसे ईरान को वापस करना होगा। अगर आपको हम सैन्य सहायता देंगे, और हुमायूं को 14,000 सैन्य सहायता दी गई। यानी 14,000 सैनिक जब इसे मिल गया, इसके अंदर वहीं से जोश आता है। ये इसके इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। जब इसको सेना दे दी गई ना, उस सेना के दम पर इसने सत्ता फिर से वापस पाने का प्रयास, इसके मन में सपना ये देखने लगे हम सत्ता वापस पा सकते हैं। और इसके बाद इसी सेना के दम पर, इसी 14,000 सेना के दम पर सबसे पहले अपने सभी भाइयों को निपटाया। जिस भाइयों ने इसके विपत्ति में, इनका और ज्यादा कर सकते, उनको विपत्ति में डालने का प्रयास किया, सबसे पहले सभी भाइयों को साइड किया। और कहा जाता है कि कामरान को अंधा कर दिया और मक्का भेज दिया। अस्करी को भी मक्का भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। दोनों भाई कहां चला गया? मक्का में मर गया। एक है हिंदाल खुद ही अफगानों के खिलाफ युद्ध में मारा गया था। और इसी के कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति बैरम खां का उदय होता है। और वही बैरम खां जो कि बाद में जाकर अकबर का सलाहकार बनता है, और अकबर के समय में भी इसका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। तो चलिए, इसने सभी भाइयों का जब निपटारा कर दिया, अब इसका क्या मन हुआ? भारत वापसी। इसने 1555 में अब सेना हो ही गया था, क्षेत्र विस्तार कर ही लिया था, ये मजबूत बन ही चुके थे। और दूसरी ओर भारत में कमजोर सत्ता थी। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसके जो भी उत्तराधिकारी बने, कोई भी योग्य नहीं थे, और सूर साम्राज्य का एक प्रकार से कह सकते हैं पतन हो गया। ठीक है, इसी बीच उसने यहाँ पर एक अच्छा माहौल देखा सत्ता प्राप्ति का, पुनः प्राप्ति का, और इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुआ। कहां पर हुआ? सतलज नदी के तट पर हुमायूं की सेना और अफगान सेना। हुमायूं और किससे लड़ा? अफगान। हुमायूं वर्सेस अफगान। अफगान में भी कौन? नाम पूछेगा तो नसीब खां और ततार खां। नसीब खां ततार खां वर्सेस हुमायूं युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। ये देखिए, जिसे कि यहां से बाहर भागना पड़ा था, अब यहां अटैक करके क्षेत्र जीत रहे हैं। इसको कहते हैं हुमायूं की जीवटता। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में भी ये टूटे नहीं। इसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा इसने 22 जून 1555 को, और यह निर्णायक युद्ध था। और इसी युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में सिकंदर सूरी, जो सूर शासक था, उसको बुरी तरह हराया। और एक प्रकार से कह सकते हैं यहां पर उसने फिर से अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी। और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बन गया। दिल्ली के सिंहासन पर यह विराजमान हुआ। लेकिन शासक बनने के बाद
इसके पास चुनौतियां बहुत सारी थी। ठीक है, सबसे पहला चुनौती क्या था, प्रशासन में अराजकता आ गई थी ना, प्रशासन में अराजकता आ गई थी क्योंकि सूर साम्राज्य के जो शासक थे ना, वह प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से नहीं दे पाए, विशेषकर शेरशाह के बाद, यानी हर जगह अराजकता छाई हुई थी। विद्रोही अफगान सक्रिय थे और बैरम खां का इस बार प्रभाव काफी बढ़ गया था और उसको खाना का भी उपाधि दिया गया था। तो इसके बाद ये चुनौतियां थी, लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है और जिसको कहते हैं कि खुदा की मर्जी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, खुदा की मर्जी है तो आप क्या करेंगे। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुआ, घटना घटती है 24 जनवरी 1556 को। वो क्या करते हैं कि अपने बनवाए गए उनका जो पुस्तकालय था, इसका नाम था शेर मंडल, इसके छत पर वो थे, पुस्तकालय के कहा थे, छत पर, जिसका दूसरा नाम है दीन पनाह दुर्ग। इसका शेर मंडल भी नाम है और दूसरा नाम है दीन पनाह दुर्ग। इसी के छत पर थे वो, और अब उसको मनवा नहीं नीचे आने का, तो सीढ़ी से वो जल्दबाजी में आ रहे थे, यहीं पर वो फिसल गए और गिर गए और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गंभीर चोटों के कारण इसकी मृत्यु 26 या 27 जनवरी मानी जाती है। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, क्योंकि ये तो नेचुरल डेथ नहीं था ना, अचानक से डेथ हो गया, लोग तैयार नहीं थे। ठीक है, और अकबर था कहां पर, अलग जगह वो विद्रोह को दबा रहा था, तो इसीलिए अब अगला शासक कौन बनेगा इसको लेकर विवाद हो जाता। जो दरबारी षड्यंत्रकारी थे उसका मनोबल बढ़ जाता, दरबार में कुछ षड्यंत्र कर देता, इसलिए उसके मौत की खबर को कहा जाता है 17 दिन तक छुपाए रखा। क्यों छुपाए रखा, ताकि अकबर का राज्याभिषेक सुरक्षित वातावरण में बनाया जा सके। ठीक है, सुरक्षित वातावरण में बनाया जा सके, और ये 17 दिनों तक इनका लाश पड़ा रहा। और जब अकबर राजगद्दी को प्राप्त हुए, बाद में इसका कह सकते हैं कि इसको दफनाया गया। मुल्ला बेक्सी जो थे ना, इसके बारे में जान लीजिए, उसकी जगह मुल्ला बेक्सी जो हुमायूं सल्तनत को झरोखा दर्शन के लिए रखा गया था। जब 17 दिन शासक नहीं है तो आखिर इसके लिए क्या किया जाएगा। अभी देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की कभी कहा जाता है कि मृत्यु हो जाता है तो वो आता है दिखाने के लिए हम जिंदा हैं। तो अब मान लीजिए कि हुमायूं का मृत्यु हो गया, तो हुमायूं का एक डुप्लीकेट जिसका नाम था मुल्ला बेक्सी बनकर ये झरोखा दर्शन देता था। झरोखा दर्शन समझते हैं, आप मुंबई जाइएगा, शाहरुख खान अपने मन्नत से निकल कर हाई करता है ना, वो जो आपका अमिताभ बच्चन है वो भी करता है, सलमान खान है ना, भाईजान ऐसे खड़े होके मुस्कुराते हैं, वो क्या है, वही झरोखा दर्शन है। एक प्रकार से अपने चाहने वालों को वो दर्शन देते हैं और चाहने वाले उससे मिलते हैं। तो हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो चाहने वाले तो वहां पर जाते ही थे उसको देखने के लिए। तो मुल्ला बेक्सी को पूरी तरह हुमायूं सा गेटअप दे दिया गया था और उसको वहां पर खड़ा कर दिया जाता था, ऐसे ऐसे वो कर देते थे, है ना, सलाम वाले को जो भी करना वो कर दिए। इसके बाद लोग खुश। तो ये सब यहाँ की किस शासक की मृत्यु के बाद 17 दिन तक गुप्त रखा गया था, तो हुमायूं। हुमायूं के बदले जो उसकी मृत्यु का झरोखा दर्शन में कौन खड़ा होता था, तो मुल्ला बेक्सी। तो ये साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है, एग्जाम फाइटर नंबर भी चल रहा है। हमने टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री का अगर आप 1000 MCQ चाहते हैं, ठीक है, 1000 MCQ चाहते हैं, वैसा जो कि बिल्कुल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के पैटर्न पर हो और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो कि यहाँ ये प्रश्न आएगा, वैसा MCQ चाहिए तो ऐप पर जाइए और जो हमारा हिस्ट्री का बैच है उसको ज्वाइन कीजिए। उसी बैच में हम 1000 MCQ भी डालने वाले हैं अलग से, वो आपको तुरंत मिल जाएगा 1000 MCQ, जिसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना और उसके साथ नीचे डिटेल सॉल्यूशन भी है, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है इतिहास से। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।